नमस्कार फ्रेंड्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंट्रोडक्शन के फोर्थ पीरियड में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज जानेंगे कि फोर्थ पीरियड सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। ब्रिटिशर्स जो इंडियंस के डिमांड को लेके सेल्फ गवर्निंग कैसे लाए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, ये सब आज जानेंगे। और इसमें जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये जो फोर्थ पीरियड है वो 1919 से लेकर 1947 तक चला। तो चलिए जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया वो सेल्फ गवर्नमेंट को इंपोर्टेंस देने लगा था। इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट में बढ़ने लगा था, क्योंकि इंडियंस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें बहुत सपोर्ट किए थे ब्रिटिश को और अच्छा परफॉर्मेंस भी किए थे। इसीलिए वो इंडियंस का इंपोर्टेंस बढ़ने लगा। फिर भी थोड़ा और भी इंपोर्टेंस उनको चाहिए था, इसीलिए डिमांड हुआ कि रिफॉर्म्स के बारे में, रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट में। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा 20 अगस्त 1917 को उन्होंने फिर से बोला कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, तो इसलिए और सेल्फ गवर्नमेंट को इंपोर्टेंस मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या चेंजेस लाया ये जानते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दो चेंजेस लेके आए। एक है पहला वाला वो डायरकी सिस्टम। डायरकी मतलब डबल रूल, वो सिस्टम लेके आए। और दूसरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ गए। तो पहले चलिए जानते हैं डायरकी या डबल रूल सिस्टम क्या है। तो डबल रूल में गवर्नमेंट ने जो सब्जेक्ट्स थे, जो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, उसको एक रिजर्व सब्जेक्ट ले लिया और बाकी जो थोड़ा कम इंपोर्टेंस थे उनको अनरिजर्व सब्जेक्ट्स में डाल दिया। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में जेल, पुलिस, जस्टिस एक्सेट्रा, जो इंपोर्टेंस, फाइनेंस एक्सेट्रा जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिजर्व सब्जेक्ट्स में डाल दिया। और जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लेजिस्लेचर उनको अनरिजर्व सब्जेक्ट्स में डाल दिया। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स जो था उसको देखने के लिए गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अपॉइंट किया। जो अनरिजर्व थे, जो थोड़ा कम इंपोर्टेंस थे, उनको देखने के लिए इंडियन मिनिस्टर्स और लास्ट में गवर्नर को रखा गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो दूसरा सिस्टम लाया वो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम में दो हाउसेस बनाए गए, एक अपर हाउस जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया। तो अपर हाउस में वो टोटल मेंबर्स 60 मेंबर्स थे, उसमें से 34 इलेक्टेड मेंबर्स रखे गए, बाकी 26 नॉमिनेटेड मेंबर जो अपर हाउस था। जो लोअर हाउस था उसमें 144 मेंबर्स रखे गए, जिसमें 104 मेंबर्स इलेक्टेड थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो ये सब चेंजेस लेके आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दो अच्छे चेंजेस लेके आए। किस लिए? उनको क्योंकि इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट का रूल, सेल्फ गवर्निंग सिखाने के लिए। लेकिन जो उनका मोटिव था सेल्फ गवर्निंग का वो फुलफिल नहीं हो पाया। इंडियंस को उस टाइप का पावर, जिस टाइप का पावर वो सोचते थे, वो नहीं मिला। तो चलिए जानते हैं क्यों नहीं मिला।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आया, तो उसमें टोटल पावर सेंटर के पास था, जो कि हेडेड बाय द गवर्नर था। तो गवर्नर के पास पूरा पावर था, इसीलिए वो इंडियंस के पास ज्यादा पावर नहीं आ पाया। तो उसका शॉर्ट कमिंग्स ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फेल हो गया और डायरकी सिस्टम भी फेल हो गया, क्योंकि डायरकी में जो पूरा पावर था, जो फाइनेंस का पावर था, डिपार्टमेंट था, वो रिजर्व लिस्ट में था, रिजर्व सब्जेक्ट्स में था। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में जब फाइनेंस चला गया, तो इंडियन मिनिस्टर को फंड्स यूटिलाइज करने के लिए कोई मौका नहीं मिला, और इंडिया के प्रोग्रेशन के लिए जो फंड्स चाहिए था, जो कि प्रोग्राम्स करने थे, वो इंडियन मिनिस्टर नहीं कर पाए। इसीलिए इंडियंस काफी अनहैप्पी हो गए डायरकी सिस्टम से। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह फैसला किया कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के फेलियर के बाद फिर से रिफॉर्म्स के डिमांड होने लगे। तो ब्रिटिशर्स ने 1930 को एक कमिटी अपॉइंट किया, साइमन कमीशन, एक कमीशन अपॉइंट किया, जिसका रिपोर्ट वो साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन ने गवर्नमेंट को दिया। तो उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो बिल हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ। तो आगे चलते हैं और जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या हुआ और उस एक्ट में क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे, वो ब्रिटिशर्स ने पास कर दिया। तो वो जब पास हुआ तो वो एक सुझाव लेके आया, एक प्रपोजल लेके आया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके मेंबर्स होंगे जो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको मिला के एक ऑल इंडिया फेडरेशन होगा। तो फेडरेशन को ज्वाइन करने के लिए वो ऑप्शनल था प्रिंसली स्टेट्स के लिए, क्योंकि और जो ज्वाइन करने का प्रोसेस था एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको साइन करने से आप फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से मना कर दिया, इसीलिए वो फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक फेडरल स्ट्रक्चर लेके आया था, जिससे सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटर डिवाइड हो गया। तो प्रोविंसेस का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गवर्नर को किया गया। गवर्नर को मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करना था, पर कुछ मैटर्स को गवर्नर अपने हिसाब से कर सकता था, जिसमें मिनिस्टर का एडवाइस नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दो हाउसेस एस्टैब्लिश किए, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। तो लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो लोअर हाउस में 375 मेंबर्स थे, जिसमें से 250 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया के थे और 125 रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियन स्टेट्स के थे। और अपर हाउस में 260 मेंबर्स थे, 156 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया के थे और 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पावर को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो 3 सब्जेक्ट्स थे या फिर कह सकते हैं लिस्ट थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बनाया। उसमें से एक है फेडरल लिस्ट, दूसरा है प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। तो कुछ सब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंपोर्टेंस के थे वो फेडरल लिस्ट में रखे गए और कुछ सब्जेक्ट्स जो कि लोकल थे स्टेट्स के लिए वो प्रोविंशियल लिस्ट में रखे गए और जो सब्जेक्ट्स कॉमन थे ताकि सब स्टेट्स में सेम रहेंगे उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखे गए। तो फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स रखे गए जो कि नेशनल इंपोर्टेंस के थे, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी, मिलिट्री, डिफेंस, एयरफोर्स सब फेडरल लिस्ट में आ गए। और प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट्स थे जो कि लोकल थे, जैसे कि पुलिस, एजुकेशन एक्सेट्रा। और तीसरा जो कंकरेंट लिस्ट था उसमें 26 सब्जेक्ट्स थे जिसमें यूनिफॉर्म ऑल ओवर इंडिया उसको यूनिफॉर्मली मेंटेन किया जाता था। वो था क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड, मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक फेडरल कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया जिसके एक चीफ जस्टिस थे और 6 जजेस थे और उस जजेस का रिटायरमेंट एज 65 इयर्स भी रखा गया था। तो फेडरल कोर्ट 3 टाइप्स का जुरिस्डिक्शन था, एक ओरिजिनल, दूसरा अपीलेट और तीसरा एडवाइजरी। ये 3 तरह के जुरिस्डिक्शन फेडरल कोर्ट को दिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फिर भी सारे पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने वो क्रिटिसाइज किया। क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के होते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लेके चल रहा था, उसके द्वारा परिचालित हो रहा था। तो सारे पार्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्रिटिसाइज किए। तो इस बीच 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने बिना इंडियन लीडर्स या इंडियन पॉलिटिशियंस को कंसल्ट किए इंडिया को जर्मनी से वार का ऐलान कर दिया। तो इसके कारण जो इंडियन पॉलिटिकल और इंडियन नेशनल कांग्रेस वो रिजाइन कर दिए, वो उन्होंने ऑफिस से बाहर हो गए। तो 1942 में ब्रिटिश को ये लगा कि इंडियंस को उनको वार में, वो जो वर्ल्ड वॉर में उनको सपोर्ट चाहिए था इंडियंस का। तो 1942 में ब्रिटिश को ये लगा कि इंडियंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से उनको वार में सपोर्ट मिल सकता है। तो मार्च 22, 1942 को ब्रिटिशर्स ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को लेके आए तो इंडियन लीडर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए 1942 को। तो उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए। वो प्रपोजल्स क्या है जानते हैं? तो इसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो प्रपोजल्स है वो क्या था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ये कहा कि वार खत्म होने पर इंडियंस को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रपोजल दिया। वार खत्म होने पर वो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करने का एक प्रपोजल दिया और वो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप के प्रोसीजर में इंडियंस को पार्टिसिपेट, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, ये प्रपोजल दिया। लेकिन वो बोले कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप का प्रोसेस है वो ब्रिटिशर्स के रेस्पॉन्सिबिलिटी में होगा
और इंडियन डिफेंस के ऊपर ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल रहेगा। तो ये बात इंडियंस को ठीक नहीं लगा, तो वो इंडियंस ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही रिजेक्ट किया तो उस टाइम इंग्लैंड में लेबर पार्टी पावर में आ गई। तो लेबर पार्टी इंडियंस के ऊपर थोड़ा सिंपैथाइज थी, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने को सोच रही थी। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन 1946 सेटअप किया। तो चलिए जानते हैं कैबिनेट मिशन 1946 क्या है। तो कैबिनेट मिशन 4 मार्च 1946 को इंडिया में आया। इस मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिल, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होगा जो कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए रखा जाएगा। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट का भी सेटअप किया जाएगा जो कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से वो गवर्नमेंट बनाया जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखेगा। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान जो जुलाई 1946 को एक्सेप्ट किया गया इंडियंस के द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। तो इससे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो यहां से 4th पीरियड खत्म होता है। तो 5th पीरियड स्टार्ट होगा, जिसका टाइम पीरियड है 1947 से लेके 1950 तक, जिसमें कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फ्रेमिंग वो किया गया। तो चलिए जानते हैं 5th पीरियड में, जो कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।